विधिक लेख। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, डॉक्टर राम बिहारी द्वारा लिखित। प्रारंभिक समाज राज्य विहीन था। राज्य को सामाजिक विकास का परिणाम माना जाता है। सभ्यता के विकास के साथ ही समाज का स्वरूप जटिल होता गया और समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। इन समस्याओं के निराकरण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही राज्य नामक संस्था का जन्म हुआ। हॉब्स के अनुसार मनुष्य की सुरक्षा की तलाश ही राज्य का आधार है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जॉन लॉक ने कहा है कि मनुष्य ने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा हेतु राज्य नामक समुदाय का सृजन किया है। निसंदेह व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का प्राथमिक दायित्व राज्य पर है। राज्य का ये भी कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के जान माल की रक्षा करे, किंतु किसी भी राज्य के लिए ये संभव नहीं है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा बल तैनात कर सके, क्योंकि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता और न ही वो प्रत्येक स्थान पर घटित होने वाले अपराध या दंगे को रोक सकता है। अतः इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य द्वारा बनाए गए कानून कुछ निर्बंधों के साथ निजी या वैयक्तिक प्रतिरक्षा का प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इससे पूर्व ब्रितानी शासन के दौरान बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता 1860 लोगों के प्राणों और दैहिक सुरक्षा की व्यवस्था करती है। भारतीय दंड संहिता 1860 कोष्ठक में 1860 का 45 के चतुर्थ अध्याय धारा 96 से 106 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार स्वसंरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अधिनियम की धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति कुछ निर्बंधों के साथ अपने एवं अन्य व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकारी है। अमेरिकी विधि में भी यही प्रावधान है, किंतु अंग्रेजी विधि में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार संकुचित है। ये सिर्फ अपने एवं अपने से जुड़े व्यक्ति के बचाव हेतु उपलब्ध है, किसी अन्य हेतु नहीं। अधिनियम की धारा 96, 98 एवं 99 उक्त दोनों अधिकारों से संबंधित कुछ सामान्य नियमों को वर्णित करती है। अधिनियम की धारा 96 ये उद्घोषित करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है, किंतु इस धारा के तहत प्रदत्त अधिकार असीमित नहीं है। ये अधिकार किसी ऐसे कार्य को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता जो प्रतिरक्षा न होकर वास्तव में एक अपराध है। स्वयं आक्रमणकारी द्वारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की मांग नहीं की जा सकती तथा आत्मरक्षा के अधिकार के विरुद्ध आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण बनाम उड़ीसा राज्य 1988 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि वैयक्तिक प्रतिरक्षा का बचाव तभी उपलब्ध होगा जब किसी आसन्न खतरे से अपने को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई आवश्यक हो और ऐसा खतरा स्वयं उस व्यक्ति द्वारा उत्पन्न न किया गया हो। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पूसू 1983 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं आक्रमण करता है या अपने ऊपर जानबूझकर आक्रमण को आमंत्रित करता है, वो आत्म प्रतिरक्षा का बचाव नहीं ले सकता। इसी प्रकार दो पक्षकारों के बीच उत्पन्न स्वतंत्र लड़ाई में भी कोई पक्षकार निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। द्वारिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्णीत किया गया कि जब एक बार ये निश्चित हो जाए कि घटना दोनों पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र लड़ाई का परिणाम है, तो किसी भी पक्ष को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और प्रत्येक पक्ष अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। सामान्यतः निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अपराध की परिभाषा में आने वाले कृत्य के विरुद्ध ही प्राप्त होता है, किंतु अधिनियम की धारा 98 इस सामान्य नियम का अपवाद है।
ये धारा अपराध की श्रेणी में न आने वाले कुछ कृत्यों के विरुद्ध भी आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार को मान्य करती है। धारा 98 ये प्रावधान करती है कि जब कोई कार्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यथा शिशु, चित्त विकृत, मत्ता या तथ्य की भूल में कारित कृत्य, तो ऐसी स्थिति में भी पीड़ित व्यक्ति के वैयक्तिक प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त नहीं होता। उदाहरण, ख पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ ख किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को अपनी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो ख के स्वस्थ चित्त होने की दशा में होता। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आत्यंतिक नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग पर अधिनियम की धारा 99 द्वारा कुछ निबंधनों को अधिरोपित किया गया है। अतः इस अध्याय के अधीन शरीर एवं संपत्ति संबंधी प्राप्त निजी प्रतिरक्षा के सभी अधिकारों का प्रयोग अधिनियम की धारा 99 में वर्णित सीमाओं के अंदर ही किया जा सकता है। धारा 99 के अनुसार यदि कोई कार्य किसी लोक सेवक द्वारा या उसके निर्देश से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा, चाहे वो कार्य या निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्याय या अनुमत न भी हो। यदि एक कार्य ऐसा है जिससे मृत्यु या घोर उपहाति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती। 2. कार्य सद्भावपूर्वक या तथा पदाभास में किया जा रहा हो। 3. उन दशाओं में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब सुरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का पर्याप्त समय हो, किंतु जब तक कि वो व्यक्ति ये न जानता हो और न ही ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि कार्य लोक सेवक द्वारा या उसके निर्देशन से किया जा रहा है, तो उसे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। पुनः किसी भी दशा में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी उपहानि से अधिक उपहानि कारित करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। उदाहरण, क ख पर लाठी से प्रहार करता है और ख अपनी प्रतिरक्षा में बंदूक से उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। आत्मरक्षा के लिए आवश्यक बल से अधिक बल का प्रयोग किए जाने के कारण ख आत्म प्रतिरक्षा के बचाव का लाभ नहीं ले सकेगा। शरीर के आत्मरक्षा का अधिकार। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 खंड 1, धारा 100, धारा 101, धारा 102 एवं धारा 106 शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित हैं। इन धाराओं के तहत प्राप्त सभी अधिकार धारा 99 में वर्णित निबंधनों से आच्छादित हैं। धारा 97 का प्रथम खंड ये उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। पृष्ठ 82। धारा 100 शरीर की आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में धारा 99 में वर्णित सीमाओं के अधीन रहते हुए इन परिस्थितियों में आक्रमणकारी की मृत्यु या अन्य अपहानि कारित करने का अधिकार प्रदान करती है। 1. ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। 2. ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। 3. बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। 4. प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के लिए किया गया हमला। 5. व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। 6. इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्त रूप से ये आशंका कारित हो कि वो अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। 7. अम्लीय हमला यानी तेजाब फेंकना। धारा 100 की परिधि में न आने वाले हमले धारा 101 के अंतर्गत आते हैं। धारा 101 वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आक्रमणकारी की स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने के अलावा कोई अन्य अपहानि कारित करने की अनुमति देती है।
धारा 102 में ये प्रावधान है कि शरीर के आत्मरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या उसकी धमकी से शरीर के प्रति संकट की युक्त आशंका उत्पन्न होती है, भले ही वो अपराध न किया गया हो, और ये अधिकार शरीर के प्रति संकट की आशंका बने रहने तक बना रहता है। रामस्वरूप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1974 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये अभिधारित किया गया कि शरीर के आत्मरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण व्यक्ति के मन में शरीर के खतरे की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है कि ऐसे आक्रमण का परिणाम मृत्यु या घोर उपहति होगा, चाहे वास्तव में आक्रमण न किया गया हो। धारा 106 प्राणघातक हमले के विरुद्ध शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार को अधिकतम विस्तार देती है। ऐसे हमले से मृत्यु की आशंका युक्त रूप से कारित होने पर यदि प्रतिरक्षक निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रभावी प्रयोग किसी निर्दोष को जोखिम में डाले बिना नहीं रह सकता, तो ऐसी स्थिति में वो किसी निर्दोष व्यक्ति को भी अपहानि के जोखिम में डाल सकता है। उदाहरण, क की हत्या करने के आशय से एक भीड़ द्वारा उस पर आक्रमण किया जाता है। वो उस भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग समुचित रूप से नहीं कर सकता, और वो भीड़ में शामिल शिशुओं की जान को खतरे में डाले बिना गोली नहीं चला सकता। यदि क के गोली चलाने से किसी शिशु की अपहानि कारित होती है, तो भी क किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार। भारतीय दंड संहिता की धारा 97 का खंड 2, धारा 103, 104 एवं धारा 105 संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। इन धाराओं के तहत प्राप्त निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग धारा 99 द्वारा अधिरोपित सीमाओं के अधीन रहकर ही किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 97 का द्वितीय खंड प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथा दूसरे की चल अचल संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे कार्यों के विरुद्ध है जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाले अपराध हैं, या चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है। धारा 103 के उपबंध संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध दोषकर्ता की स्वैच्छिक मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक विस्तारित है। 1. लूट। 2. रात्रो गृह भेदन। 3. किसी ऐसे निर्माण, भवन, तंबू या जलयान में अग्नि द्वारा रिष्टि जब उसका प्रयोग मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा के प्रयोग के रूप में किया जा रहा हो। 4. चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जब ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिससे मृत्यु या घोर अपहति की युक्त आशंका उत्पन्न हो गई हो। उत्तर प्रदेश राज्य विधायिका ने उत्तर प्रदेश का 1970 का अधिनियम संख्या 29 धारा 2 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 103 में खंड 5 योजित किया है। धारा 103 का पंचम खंड अग्नि या विस्फोटक पदार्थों द्वारा रिष्टि से संबंधित है, जो ये प्रावधान करती है कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम की संपत्ति, रेलमार्ग एवं रेलवे भंडारण तथा परिवहन यान के विरुद्ध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित रिष्टि के मामले में दोषकर्ता की स्वैच्छिक मृत्यु या कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। धारा 103 की परिधि में न आने वाले संपत्ति संबंधी अन्य अपराध के संदर्भ में धारा 104 के उपबंध लागू होते हैं। धारा 104 ये प्रावधान करती है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने के अलावा दोषकर्ता को कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है। धारा 105 संपत्ति के विरुद्ध अपराध की विभिन्न दशाओं में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और जारी रहने के उपबंधों का वर्णन करती है। धारा 105 का प्रथम खंड ये प्राविधान करती है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति के प्रति संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है।
धारा 105 के द्वितीय खंड के अनुसार चोरी के विरुद्ध संपत्ति के प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी की संपत्ति सहित पहुंच के बाहर हो जाने तक या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है। सिद्धनाथ राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959 इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रकरण में संपत्ति बरामद हो जाने की पदावली को स्पष्ट करते हुए कहा गया कि बरामदी का तात्पर्य तात्कालिक बरामदी या संपत्ति सहित पहुंच के बाहर हो जाने से पूर्व बरामदगी है। न्यायालय ने कहा कि एक लंबी अवधि के पश्चात चोरी की गई संपत्ति को कब्जे में लेना न्याय संगत हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले में संपत्ति संबंधित निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। धारा 105 के तृतीय खंड के अनुसार लूट के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता रहता या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहति का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। धारा 105 के चतुर्थ खंड में ये उपबंध है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रिष्टि या अत्याचार के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। धारा 105 के अंतिम खंड में ये प्रावधान है कि रात्रों गृह भेदन की स्थिति में संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। निजी प्रतिरक्षा के बचाव का दावा एवं सबूत